नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार गुजर आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे फ्रैक्चर की। तो कंटिन्यू बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आज का पहला क्वेश्चन, पोर्ट्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, कि जो पोर्ट्स फ्रैक्चर होता है वो किस बोन में प्रेजेंट होता है या उसकी साइट क्या होती है, या पोर्ट्स फ्रैक्चर के नाम से किस फ्रैक्चर को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एंकल फ्रैक्चर। जो हमारे एंकल में जो होने वाला फ्रैक्चर पोर्ट्स फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। और मेनली पोर्ट्स फ्रैक्चर जो फिबुला बोन होती है उसमें प्रेजेंट होता है नियर द एंकल जॉइंट, जिसे कहते हैं पोर्ट्स फ्रैक्चर, जो कि डायग्राम में एक रेड लाइन के द्वारा इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड। फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड, रेडियस की जो डिस्टल एंड पर जो फ्रैक्चर होता है, जो रेडियस बोन जो हैंड में प्रेजेंट होती है उसकी जो डिस्टल एंड पर जो फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेस फ्रैक्चर। करेक्ट आंसर कोलेस फ्रैक्चर, जो डायग्राम में इंडिकेट किया गया है, जो बोन आउटर की तरफ प्रोट्रूड हो रही है और जो रेड कलर के द्वारा इंडिकेट की गई है, जिसे कोलेस फ्रैक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर सीन इन चिल्ड्रन, कि बच्चों में मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है वो पार्शियली बेंट ऑफ द बोन और पार्शियली ब्रेक डाउन होती है बोन, क्योंकि जिस प्रकार ग्रीन लकड़ी होती है या ग्रीन स्टिक ब्रिक होती है, यानी ग्रीन स्टिक टूटती है, उसी प्रकार बच्चों में जो बोन होती है वो पार्शियली बेंट, मतलब पार्शियली मुड़ना और पार्शियली ही टूटना, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती है। और सामान्यतः जो हेल्थी पर्सन होते हैं उनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एब्सेंट होता है, और जो ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं जिसमें ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन पाई जाती है या पैथोलॉजिकल कंडीशन पाई जाती है, उनमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखा जाता है। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर नीचे डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फ्रैक्चर इन विच द ब्रोकन एंड ऑफ बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन इज नोन एज। ए फ्रैक्चर इन विच द ब्रोकन एंड, वह फ्रैक्चर जिसमें से जो बोन होती है वो ब्रोकन एंड यानी टूटने के बाद स्किन के द्वारा बाहर निकल आती है, मतलब स्किन को रप्चर कर करके और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में विजिबल होती है, उस फ्रैक्चर को हम कौन सा फ्रैक्चर कहते हैं। तो ऑप्शन है सिंपल, कम्युनिटेड, कंपाउंड, इम्पैक्ट। तो इनका करेक्ट आंसर है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर को ही हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि एक डायग्राम में दर्शाया गया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक फ्रैक्चर का टाइप नहीं है। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक फ्रैक्चर का टाइप नहीं है, जिसमें ऑप्शन है सिंपल फ्रैक्चर है,
इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है, लैसिरेटेड फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। तो इसका करेक्ट आंसर है लैसिरेटेड फ्रैक्चर। क्यों? लैसिरेटेड एक फ्रैक्चर का टाइप नहीं है, इसमें बोन ब्रिक नहीं होती है, सिर्फ इसमें स्किन की इंटीग्रिटी चेंज होती है, इसमें स्किन रप्चर होती है और ब्लीडिंग की कंडीशन देखी जाती है लैसिरेटेड फ्रैक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए फ्रैक्चर इन विच देयर इज नो ब्रिक इन द स्किन इज नाउन एज। कि किस फ्रैक्चर में बोन टूटती तो है लेकिन स्किन के बाहर विजिबल नहीं होती है, स्किन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, उस फ्रैक्चर को किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर क्लोज फ्रैक्चर। क्योंकि क्लोज फ्रैक्चर में जो बोन होती है वो स्किन के अंदर ही होती है, अंदर ही ब्रिक होती है, वो स्किन को ब्रेक डाउन करके बाहर नहीं निकलती है, जो कि इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है। बोन ब्रिक होकर के अंदर ही उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंस्ट्रूमेंट यूज इन प्लास्टर वर्क एज। इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो प्लास्टर वर्क के दौरान काम लिए जाते हैं या प्लास्टर को कटिंग के दौरान काम लिए जाते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको चूज करना है हमें। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है प्लास्टर नाइफ, सेकंड प्लास्टर सा एंड प्लास्टर बेंडर, थर्ड है प्लास्टर सीयर्स और ऑल ऑफ दीज। तो लगभग इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, जिसमें प्लास्टर नाइफ रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। ये है प्लास्टर सा एंड प्लास्टर बेंडर, जो प्लास्टर को पकड़ने के लिए काम आता है या रिमूविंग के दौरान जो प्लास्टर को स्किन से ऊपर रख करके, मतलब स्किन से दूर हटा करके इसको पकड़ा जाता है, ताकि प्लास्टर कटर या प्लास्टर नाइफ से हम इजीली उनको प्लास्टर को रिमूव आउट कर सकें। ये प्लास्टर सीयर्स जो एक प्रकार से सीजर शेप में होती है, और ये भी जो प्लास्टर कटिंग के काम आती है, जो प्लास्टर एंकल या कोई भी जॉइंट पर अप्लाई किया जाता है प्लास्टर, उनकी कटिंग के लिए प्लास्टर सीयर्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्लिंट्स आर रिजिड स्ट्रक्चर यूज्ड टू। कि जो स्प्लिंट्स हैं वो एक रिजिड संरचना है जो यूज की जाती है। तो ऑप्शन में है सपोर्ट ए ब्रोकन बोन, टू गिव प्रोटेक्शन टू पार्ट ऑफ द बॉडी, टू करेक्ट डिफॉर्मिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि सीधी सी बात है, स्प्लिंट्स होती हैं वो एक कठोर संरचना होती है, रिजिड होती है, जो एक बोन को सहारा भी प्रदान करती है, प्रोटेक्शन भी देती है बॉडी पार्ट को, और जो हमारी बॉडी में जो डिफॉर्मिटी होती है उनको भी ट्रीट करने की कोशिश करती है। क्वेश्चन नंबर 9, नर्सिंग असेसमेंट ऑफ न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस ऑफ द एक्सट्रीमिटी विद ए कास्ट, इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन में मालूम किया गया है कि जो हमारे एक्सट्रीमिटी के ऊपर कास्ट यानी प्लास्टर
लगा हुआ है उसके जो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करने हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा इंडिकेट नहीं करेगा न्यूरोवास्कुलर स्टेटस को। तो इसके ऑप्शन है पैलर पीलापन, रेंज ऑफ मोशन, पैरेस्थीसिया और पेन। करेक्ट आंसर रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि कास्ट या प्लास्टर लगाने के बाद हम किसी भी बॉडी पार्ट की मोशन या रेंज ऑफ मोशन हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो कास्ट होता है वो रिजिड या सॉलिड कह सकते हैं हम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर इनटू फीमेल आफ्टर मेनोपॉज। कि मेनोपॉज के बाद जो फीमेल में जो फ्रैक्चर का जो मेन कॉज है वो कौन सा है। इसके ऑप्शन है हार्मोन इम्बैलेंस, ऑस्टियोपोरोसिस, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। जो कि मेनोपॉज के बाद यानी मेंस्ट्रुअल ब्लॉकेज के बाद हमें जो फीमेल में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल, जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल वो डिक्रीज होता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्रिएट होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हार्मोन इम्बैलेंस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, तो बोथ ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन इनटू एन इन्फेंट गिव्स एलिस साइन। कि कौन सा फ्रैक्चर है जो डिसलोकेट होने के बाद जो एलिस साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मुख्यतः तो हिप डिस्प्लेसमेंट होता है एलिस साइन में। तो हिप डिस्प्लेसमेंट के कारण जो फीमोरल हेड होता है, बोन का फीमोरल हेड, वो लोअर कंडीशन में चला जाता है, और जो पैर होता है वो दूसरे पैर की तुलना में थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी डिसलोकेट हो जाता है। इलियक क्रस्ट और फीमोरल हेड के अंदर अगर हम उनको डायग्नोस करना चाहें तो एक फिंगर इंसर्ट कर सकते हैं, इतना गैप बन जाता है। एलिस साइन के दौरान हम बच्चे को फ्लैट पोजीशन पर लेटाते हैं, उनके दोनों पैरों को अपवार्ड करके, और उनको चेक किया जाता है कि एक पैर मतलब एक नीज अप एंड सेकंड लेस देन फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि जो पहला नी होता है वो डिसलोकेट हुआ है और उसका जो लेंथ है वो नॉर्मल पैर की तुलना में अधिक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव, क्योंकि हेड ऑफ फीमर, क्योंकि फीमर का हेड भी डिसलोकेट, उसको भी चेक करते हैं। डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इज। द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन इज, इसका करेक्ट आंसर कैल्सिटोनिन, क्योंकि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, जो एक कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस के लिए या कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन को मेंटेन करता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज बीन diagnosed to suffering from Paget's disease, which test provide a definitive diagnosis of disease। तो इसका करेक्ट आंसर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। जो पगेट डिजीज होती है ये क्रोनिक ओइटाइटिस की कंडीशन होती है, जिसमें ओल्डर पीपल सफ़र करते हैं या अफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती है, लॉन्ग बोन होती है, उनमें थिकनिंग एंड हाइपरट्रोफी की
कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, और जो फ्लैट बोन है उनमें डिफॉर्मिटी भी देखी जाती है। तो बोन की जो डिफॉर्मिटी या हाइपरट्रोफिया, थिकनेस जो हम डायग्नोस या डिटरमाइन कर सकते हैं, वो सिर्फ एमआरआई के द्वारा ही हम उनको स्कैन कर सकते हैं। तो पगेट्स डिजीज में का जो मेन डायग्नोस जिसके द्वारा हम कर सकते हैं वो है एमआरआई या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाता है, सीधी सी उसकी इमेज देकर पूछ लिया जाता है कि इसमें इनमें से एमआरआई कौन सी है। तो जो डायग्राम में नीचे दर्शाई गई है वो एमआरआई की इमेज है। क्वेश्चन नंबर 14, एम्पुटेशन ऑफ फुट इज इंडिकेटेड इन, कि जो पैर का एम्पुटेशन किस कंडीशन को प्रदर्शित करता है या किस कंडीशन में हम पैर का एम्पुटेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर गैंग्रीन। जो एम्पुटेशन होता है वो सर्जरी के द्वारा हमारे जो लिम्स होते हैं या कोई भी बॉडी पार्ट या कोई भी ऑर्गन होता है उनको रिमूव आउट करना एम्पुटेशन कहलाता है। एम्पुटेशन एक सर्जरी और मेडिकल इलनेस लाइक एज मैलिग्नेंसी, जो एक वेस्कुलर डिजीज है जो गैंग्रीन फॉर्मेशन डेवलप करती है। तो एक मैलिग्नेंस या इलनेंस की कंडीशन गैंग्रीन कहलाती है। इसी वजह से सर्जरी डन की जाती है और जो लिम्स होते हैं उनको रिमूव आउट किया जाता है, जो एम्पुटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द लॉग रोलिंग ऑफ ए पेशेंट इज डन केस ऑफ। जो लॉग रोलिंग किस कंडीशन या किस पेशेंट में हमें डन करना होता है, किस कंडीशन में हमें करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पाइन फ्रैक्चर। इसका जो मेथड होता है वो पेशेंट को टर्न करना होता है सुपाइन पोजीशन से साइड लाइन पोजीशन में, उनको पेशेंट को टर्न करवाना होता है, जिसमें क्या होता है कि स्पाइन में इंजरी या न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी डेवलप को ना हो, उनको मेंटेन करने के लिए हमें लॉग रोलिंग पेशेंट पर डन करनी होती है। उसको सेफली उसकी साइड को चेंज करवाई जाती है और इसमें मिनिमम 2 हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द इमीडिएट डेंजर टू ए पेशेंट विथ सीवियर फेशियल इंजरी। इमीडिएट डेंजर कि तुरंत खतरनाक जो फेशियल इंजरी के दौरान एक पेशेंट में देखने को मिलता है वो इनमें से किस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन है ब्लीडिंग एसोसिएटेड फ्रैक्चर, स्पाइन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो इमीडिएट डेंजर साइन तो हमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन जो एक फेशियल इंजरी का सीवियर कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे पेशेंट का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन इज सीन इन। जो क्रेनियोफेशियल क्रेनियम और फेस का डिसजंक्शन, क्रेनियम और फेस का डिसजंक्शन यानी कि उनका हटना किसमें दिखाई देगा, इन इज सीन इन।
तो लीफोर्ड थर्ड फ्रैक्चर, गुरेंस फ्रैक्चर, हाई लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर, नन ऑफ अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर है लीफोर्ड थर्ड फ्रैक्चर, क्योंकि जो लीफोर्ड थर्ड फ्रैक्चर होता है वो एक फ्रैक्चर है जिसमें क्रेनियम यानी कि जो क्रेनियल पार्ट ऑफ हेड एंड फेशियल पार्ट ऑफ हेड, इन दोनों के बीच डिसलोकेशन की कंडीशन होती है, जो कि डायग्राम में थर्ड पोजीशन पर दर्शाया गया है लीफोर्ड थर्ड फ्रैक्चर को। और जो लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर है, इसमें जो मैक्जिला का जो लोअर पार्ट यानी टिप से ऊपर और नोज से नीचे जो पार्ट होता है उसका डिसलोकेट या फ्रैक्चर होना लीफोर्ड फर्स्ट फ्रैक्चर कहलाता है। और ग्यूरिन्स फ्रैक्चर या लीफोर्ड सेकंड फ्रैक्चर भी ग्यूरिन्स फ्रैक्चर को ही कहते हैं। यह फ्रैक्चर नोज बोन, मैक्जिला बोन और जस्ट अबोव द टूथ के ऊपर जो अलग डिसलोकेट होती है उन्हें कहते हैं ग्यूरिन्स फ्रैक्चर या लीफोर्ड सेकंड फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 18, द हैंगिंग ड्रॉप अपीयरेंस इन द मैक्सिलरी साइंस रेडियोग्राफी इंडिकेट। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि हैंगिंग ड्रॉप यानी कि एक बूंद के समान लटका हुआ प्रदर्शित होता है मैक्सिलरी साइनस में, जो एक रेडियोग्राफी दर्शा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ए ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि जो ऑर्बिटल ब्लो आउट यानी कि जो ऑर्बिटल कैविटी का जो फ्रैक्चर होकर वो हैंगिंग के रूप में अपीयरेंस हो रहा है, जिसे कहते हैं ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 19, suturing is facial wound injury should be removed within। कि जो फेशियल जो वुंड इंजरी है वो हमें कब रिमूव करनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 से 7 दिन में। क्वेश्चन नंबर 20, डिप्लोपिया इज मोस्ट कॉमन वे। कि डिप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। डबल विजन मुख्यतः किसमें देखा जाता है, कौन से फ्रैक्चर में डिप्लोपिया की कंडीशन देखी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन, क्योंकि जो क्रेनियो और फेशियल का जब डिसजंक्शन होगा तो जो बोन्स सेपरेट होंगी, क्रेनियम बोन और फेशियल बोन, जो लोअर पार्ट ऑफ क्रेनियम एंड रूट ऑफ नोज जब डिसलोकेट होते हैं उन्हें क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन कहते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट का जो विजन होता है वो डबल हो जाता है। तो डबल विजन क्रेनियोफेशियल डिसजंक्शन के दौरान देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पैरेस्थीसिया इज सीन विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रैक्चर। किस फ्रैक्चर के टाइप में हमें पैरेस्थीसिया की कंडीशन देखने को मिलती है? पैरेस्थीसिया का मतलब है कि एबनॉर्मल फीलिंग या एबनॉर्मल सेंसेशन की कंडीशन पैरेस्थीसिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरोनॉइड प्रोसेस का जो फ्रैक्चर होता है उसे कहते हैं पैरेस्थीसिया फ्रैक्चर। फोर्सेप यूज्ड फॉर मैक्सिलरी फ्रैक्चर डिसइंपैक्शन। कि जो मैक्सिलरी फ्रैक्चर डिसइंपैक्शन के दौरान कौन सी फोर्सेप का यूज किया जाता है या किस फोर्सेप का यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है रोविज
रोइज फोर्सेप जो कि नीचे डायग्राम में रिप्रेजेंट की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, वाल्सम्स फोर्सेप आर यूज्ड टू। जो वाल्सम्स जो फोर्सेप है वो मेनली किसमें यूज ली जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रिड्यूस नेजल बोन फ्रैक्चर। कि जो वाल्सम्स जो फोर्सेप है उसको जो नेजल बोन में जब फ्रैक्चर की कंडीशन हो जाती है तो उनमें सेट करके तो उस फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए जो फोर्सेप यूज ली जाती है उसे कहते हैं वाल्सम्स वाल्सम्स फोर्सेप जो कि डायग्राम में रिप्रेजेंट की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, पैंडा फेसियाज इज कॉमनली सीन आफ्टर। कि जो पैंडा फेस है वो कॉमनली किस फ्रैक्चर में हमें देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है लीफोर्ट हेड। क्योंकि पैंडा फ्रैक्चर हमें क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज दैट क्योंकि उसमें आईज होती हैं वो एक यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के पैंडा के समान उनकी आईज होती हैं और उनके जो पेरी ऑर्बिटल रीजन है या जो बेसल स्कल फ्रैक्चर के दौरान उसका पेरी ऑर्बिटल रीजन है वो एकाइमोसिस यानी कि उनमें ब्लड कलेक्ट होता है जिससे एक पैंडा के समान उनकी आईज हमें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए फ्रैक्चर ऑफ हेड रिप्रेजेंट इन बिलो। इस डायग्राम में कौन सा फ्रैक्चर दर्शाया गया है? जिसके ऑप्शन है ब्लो आउट फ्रैक्चर, ऑर्बिटल फ्रैक्चर, पिंग पोंग फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। कि इसमें जो फ्लैट बोन है वो डिफ्रेस हो रही है तो हमें यह देखना है कि इस प्रकार की जो डिफ्रेस की कंडीशन है ये किस टाइप के फ्रैक्चर को इंडिकेट करती है। तो देखिए जब किसी भी फ्लैट बोन का विदाउट ब्रेकडाउन डिप्रेस होना इन माइनर एरियाज कॉल्ड पिंग पोंग फ्रैक्चर, तो हमें इस डायग्राम में पिंग पोंग फ्रैक्चर दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर पिंग पोंग फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 26, ग्यूरिन फ्रैक्चर इज। जो ग्यूरिन फ्रैक्चर है वो कौन सा फ्रैक्चर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिलरी फ्रैक्चर। जो मैक्सिलरी होता है मैक्सिला बोन के जस्ट ऊपर नेजल बोन से नीचे इन बिटवीन नेजल बोन एंड अपर बॉर्डर ऑफ टिथ, इन दोनों के बीच में जो फ्रैक्चर की कंडीशन होती है उसे कहते हैं ग्यूरिन फ्रैक्चर, जो एक लीफोर्ट सेकंड के अंदर ही आता है ग्यूरिन फ्रैक्चर। जो नीचे डायग्राम में एक लाइन के द्वारा ब्लैक लाइन के द्वारा दर्शाया गया है जो टीथ के ऊपर एंड नेजल बोन उसके इन फ्रंट जो फ्रैक्चर होता है उसे कहते हैं ग्यूरिन फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ लीफोर्ट सेकंड फ्रैक्चर। कि निम्न में से कौन सा जो एक फीचर नहीं है लीफोर्ट सेकंड फ्रैक्चर का? कि लीफोर्ट फ्रैक्चर का जो फीचर नहीं है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है इसमें एनोप्थेल्मोसिस,
सेकंड ऑप्शन है माल ओक्लूजन, थर्ड ऑप्शन है पैरेस्थेसिया और फोर्थ ऑप्शन है CSF राइनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर CSF राइनोरिया है, क्योंकि जो CSF राइनोरिया है वो लीफोर्ड सेकंड की कंडीशन में हमें देखने को नहीं मिलता है। CSF राइनोरिया हमें लीफोर्ड थर्ड की कंडीशन में देखने को मिलता है, क्योंकि लीफोर्ड थर्ड में जो लीकेज की कंडीशन होती है, जो बोन डिसलोकेट की कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें हमें CSF राइनोरिया की कंडीशन भी हमें देखने को लीफोर्ड थर्ड में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट ऑफ हेड इंजरी इज, कि फर्स्ट स्टेप प्रथम स्थिति या फर्स्ट स्टेप जो मैनेजमेंट की हेड इंजरी के दौरान हमें कौन सी चूज करनी है। तो ऐसी जो स्थिति हमें चेक करनी होती है वो होती है प्रायोरिटी बेस पर। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है सिक्योर एयरवे, सेकंड IV मैनिटोल, थर्ड IV डेक्सामेथासोन और फोर्थ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो पहले हमें चेक करनी होती है वो होता है एयरवे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें एयरवे को देनी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट यानी कि सिक्योर एयरवे माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एबोर्नेशन इज सीन इन, कि हमें किस कंडीशन में एबोर्नेशन दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन यूनियन। नॉन यूनियन का मतलब होता है ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन। हमें ऑप्शन में नॉन यूनियन दिया गया है, या नॉन यूनियन की जगह हमें ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन भी हमें इसमें दे सकते हैं। और ओस्टियोआर्थराइटिस की मतलब कि जो बोन होती है उसका माइनर कंडीशन में डिजनरेशन की कंडीशन दिखाई देती है, जिससे कि बोन वीकनेस की कंडीशन भी कहते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये नॉन यूनियन या ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हमें एबोर्नेशन में दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 30, बकेट हैंडल टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर सीन, जो बकेट हैंडल टाइप ऑफ फ्रैक्चर आर सीन इन। तो बकेट हैंडल जो फ्रैक्चर हमें किन में देखने को मिलता है, तो बकेट हैंडल हमें मुख्यतः चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, और चिल्ड्रंस में भी बिलो द 2 ईयर ऑफ एज इन कंडीशन ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में ही हमें बकेट हैंडल टाइप ऑफ फ्रैक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें जो लिगामेंट होते हैं वो डिजनरेशन की कंडीशन हो जाती है, उनमें डिजनरेटिव या फिर वीक्ड लिगामेंट की कंडीशन डेवलप होती है, जिसे हम बकेट हैंडल टाइप ऑफ फ्रैक्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल इज सीन, जो मोस्ट कॉमन जो मैंडिबल की जो फ्रैक्चर साइट है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉन्डाइल। कॉन्डाइल की कंडीशन हमें जो नीचे जो डायग्राम है उसमें रेड मार्क में दिखाया गया है, जो कॉन्डाइल फ्रैक्चर है जो मोस्ट कॉमन साइट होती है मैंडिबल फ्रैक्चर की। क्वेश्चन नंबर 32, द फ्रैक्चर ऑफ द टूथ बेयरिंग सेगमेंट ऑफ मैंडिबल इज, कि जो मैंडिबल सेगमेंट में जो फ्रैक्चर होता है टीथ का, वो निम्न में से किसको इंडिकेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनिटेड। कम्युनिटेड का मतलब होता है कि एक बोन का 2 या 2 से अधिक पार्ट में या माइनर पार्ट में या माइनर फ्रेगमेंट में टूटना कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कम्युनिटेड फ्रैक्चर है। Thanks friend watching this video.
सब्सक्राइब द विपाशा ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज एंड लाइक एंड कमेंट करें और बताएं कि क्या इसमें कुछ गलती है। थैंक्स फॉर अगेन।